अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने क्वेश्चंस करेंगे मेयर्स ऑफ लोकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी डेफिनेशंस वगैरह के बारे में बताया था कि मेयर ऑफ लोकेशन क्या होता है, इसकी पूरे चैप्टर्स के रिव्यू करवाया था। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी, एक्सरसाइज 3 है। डिफाइन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन ईच ऑफ देम इज़ यूज परफेक्टली। ये क्वेश्चन है आपका पहला और ये सारा थ्योरेटिकल काम है। अब जो क्वेश्चन हमने अपना करना है स्टार्ट, जो 3.2 से करना है, जहाँ से हमने अपनी मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वो 3.2 है। फाइंड दी ज्योमेट्रिक मीन। आपने ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करना है। जो आपको डाटा दिया गया है 50, 67, 39, 40, 36, 60, 54, 43। यहाँ से पता चल रहा है कि ये डाटा आपके पास क्या है, अनग्रुप डाटा है। जिस डाटा की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल ना हो और वो क्लासेस की फॉर्म में अवेलेबल ना हो, तो वो डाटा कौन सा होता है, अनग्रुप डाटा। जैसा कि ये 50 है, 67 एक क्लासेस की फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या होगा, अनग्रुप डाटा। जब भी हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व जब हमें पता चल जाता है कि हमने क्या चीज़ सॉल्व करनी है, तो उसके बाद सबसे पहले हमारी बात जो होती है वो ये देखना होता है कि डाटा ग्रुप्ड है कि अनग्रुप्ड है। जब हमें पता चल जाता है कि डाटा अनग्रुप या ग्रुप्ड है, तो उसके हिसाब से फिर हम उसका क्या यूज़ करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसा कि उसने कहा है फाइंड, आप लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन करना है, तो ज्योमेट्रिक मीन का ये जो डाटा है ये अनग्रुप डाटा। अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ग्रुप डाटा की इक्वेशंस के लिए, देखें जी। ये क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड दी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ। आपने इसका ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करना है इस वैल्यू का। सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये डाटा कौन सा है, अनग्रुप्ड है। ये अनग्रुप डाटा है आपके पास। अब आपने देखना है कि ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला कौन सा होता है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए फार्मूला हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एंटीलॉग समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये है ग्रुप अनग्रुप डाटा का फार्मूला जो हमने यूज़ करना है ज्योमेट्रिक मीन के लिए। इस सारी वैल्यूज़ को हम x का नाम दे देंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x, और वैल्यूज़ क्या लिखेंगे, 50, 67, 39, 40, 36, 60, 54 और 43। अब जब ये हमने इसको लेट कर लिया कि ये हमारे पास x है, तो अब हमने देखना है कि इस x का हमने क्या लेना है, लॉग लेना है। इसका मतलब है कि अब आप इसका लॉग लेंगे x का। जब तक हमें फार्मूला नहीं आएगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कौन से कॉलम बनाने। यहाँ पे जब हमने लेट कर लिया कि ये x की सारी वैल्यूज़ हैं, तो x के साथ क्या मेंशन है, लॉग। इसका मतलब है हमने लॉग की वैल्यू का क्या लेना है, x। यानी आप कैलकुलेटर से क्या करेंगे, लॉग 50 करेंगे, तो आपके पास उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये कैलकुलेटर है, इसमें हमने ये लॉग का बटन प्रेस करना है और 50 लिखना है और इक्वल कर देना है। हमारे पास आ रहा है 1.6989। ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी पुट कर देंगे 1.6989। इसी तरीके से हम लॉग 67 ले लेंगे। हमारे पास आ रहा है 1.8260, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.8260। इसी तरीके से आप लॉग 39 लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5911। 40 का लेंगे तो 1.6021। जब आप 36 का लोगे तो 1.5563 आएगा। जब आप 60 का लेंगे 1.7782। फिर आप लेंगे 54 का तो आ जाएगा 1.7324। और जब आप लास्ट वैल्यू का लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.6335। अब आपने इनका क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। अब आप इसका क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ की टोटल करेंगे तो क्या आएगा, समेशन। हमेशा एंड पे हमेशा क्या आता है, समेशन। किसका ले रहे हैं आप, लॉग एक्स का। जब आप इसकी सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 13.4185। ये आपकी वैल्यू आ गई। और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास n की वैल्यूज़ कितनी है, 8। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे,
ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे। एंटी लॉग आपके पास वैसे का वैसे आएगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे 13.4185 और डिवाइड कर देंगे आप इसको किसके साथ, 8 के साथ। तो जब आप इसको देखें, जब आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे 13.4185 और डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, तो आपके पास आंसर आता है 1 पॉइंट एंटीलॉग और आंसर आएगा 1.67733125। फिर आप क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आएगी 1.67733125। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 47.5677। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। ये है इसका सॉल्व करने का तरीका 3.2 को। ये अब हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 3.3। अ मैन ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर्स हैज़ 5 stages at equal intervals. The speed of the man in the various stages was observed to be। आपके पास ये डाटा दिया गया है किलोमीटर्स की फॉर्म में पर आवर के हिसाब से। यहाँ से पता चलता है कि ये डाटा जो दिया गया है आपको, ये क्या है, अनग्रुप डाटा है। और फाइंड द एवरेज स्पीड एट विच द मैन ट्रेवल। मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में बताया था कि जब भी एवरेज स्पीड की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या सॉल्व करना है, हार्मोनिक मीन। जब बात की जाती है सैलरी की तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे चूँकि एवरेज स्पीड की बात की जा रही है तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या सॉल्व करेंगे, हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन में ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड, यहाँ से पता चलता है कि ये डाटा हमारे पास क्या है, अनग्रुप्ड का डाटा है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 3.3 को, कि हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, ज़रा ये देखें। इसमें हमने सबसे पहले आपको ट्रैवलिंग के बारे में बता दिया है कि आपके पास ट्रैवलिंग कितनी है। ठीक है, आपके पास ट्रैवलिंग के लिहाज से आप लोगों ने किस तरह इसको सॉल्व करना है। ट्रैवलिंग जो होता है हमेशा हार्मोनिक मीन, आपको मैंने पहले भी डेफिनेशन में बताया था कि जब भी हार्मोनिक की मीन की बात की जाएगी तो वो बात की जाएगी स्पीड की। स्पीड की जब भी बात की जाएगी, ट्रैवल की जब भी बात की जाएगी, डिस्टेंस की जब भी बात की जाएगी, हम क्या यूज़ करेंगे, हार्मोनिक मीन। और जब बात की जाएगी सैलरी की बात होगी या परसेंटेजेस में बात होगी सैलरी की, तो वहाँ पे हमेशा हम यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ये मैंने आपको डेफिनेशंस में बता दिया था लास्ट वीडियो में। अब चूंकि हमारे पास डाटा कौन सा है, हार्मोनिक मीन का है, तो हम वहाँ पे सबसे पहले डाटा हमारे पास अनग्रुप था। हमने सबसे पहले जो जांचना होता है वो ये देखना होता है कि डाटा हमारे पास ग्रुप्ड है कि अनग्रुप। जब अनग्रुप डाटा है तो वहाँ पे हम हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या लगा देंगे, n डिवाइडेड बाय सम 1 डिवाइडेड बाय x, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हमेशा x वैल्यूज़ का लिया जाता है। और n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब हम x को क्या कर देंगे, कंसिडर क्या कर देंगे, x हमारे पास वैल्यूज़ हो जाएगी जो स्पीड के बारे में उसने बताया है। हमारे पास जो स्पीड की वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है वो ये है कि हमारे पास 10 है, 16 है, 20 है, 14 है और 15 है। इसको हमने क्या नाम दे दिया है, x का नाम दे दिया है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी, 10, 16, 20, 14 और 15, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि इस फॉर्मूले को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने x का 1/x लेना है, यानी हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में लेना है। तो इसका मतलब ये है कि हम सारी वैल्यूज़ को पहले क्या करेंगे, 1/10 की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, 1/16 की फॉर्म में लिखेंगे, 1/20 की फॉर्म में लिखेंगे, 1/14 की फॉर्म में लिखेंगे और 1/15 की फॉर्म में। इन सब को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो उसने पहले कह दिया कि नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी थी, 5। अब हम इसका क्या करेंगे सॉल्व, देखें ज़रा। अभी कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले हम 1 को डिवाइड कर देंगे हम 10 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 0.1। फिर हम 1 को डिवाइड कर देंगे 16 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 0.0625।
अब 1 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे तो आंसर आता है हमारे पास 0.05। 1 डिवाइडेड बाई 14 कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.0714। अब 1 डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0666। अब हमने इनका क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। जब हम इसका टोटल कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो समेशन की फॉर्म में आएगी। तो किसकी आएगी, समेशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स। समेशन का मतलब होता है इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करना। तो क्या आंसर आएगा हमारा 0.1 प्लस 0.0625 प्लस 0.05 प्लस 0.0714 प्लस 0.0666। हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.3505। हम यहाँ पे लिख देंगे 0.35 और 05। अब हम इनके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। n की जगह हम लिख देंगे 5, डिवीजन कर देंगे 0.3505 के साथ। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो किसका होगा, हार्मोनिक मीन का होगा। जैसे कि हम 5 डिवाइडेड बाय आंसर कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 14.2653। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का क्या है, आंसर है जी। अब जो हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन 3.4 है एक्सरसाइज का। इसमें कहा गया है कैलकुलेट आपने करना है मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर टेबल 2.5। यानी आपने अब चैप्टर नंबर 2 का 2.5 टेबल लेना है जो पेज नंबर 23 पे आपके पास अवेलेबल है। वो डाटा हम यूज़ करके हम मीन, मीडियन और मॉड का जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो 3.5 है, उसमें भी कैलकुलेट आपने मीन, मीडियन और मॉड करना है। ये ग्रुप डाटा है जो कि टेबल 2.7 है और वो पेज नंबर 33 पे है। इसी तरीके से हमने 3.6 भी करना है जो कैलकुलेट किया गया है डाटा एक्सरसाइज 2.8 का बी पार्ट लिया गया है। आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है मीन लीफ लेंथ, यानी मीन फाइंड करना है। उसके बाद आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा किसके लिए यूज़ होती है, मीडियन के लिए यूज़ होती है। और फिर आपने वहाँ से क्या सॉल्व करना है, मीडियन सॉल्व। यानी आपने पहले पार्ट में मीन और सेकेंड पार्ट में आप लोगों ने मीडियन को जो है सॉल्व करना है। अब सबसे पहली बात ये है कि जो डाटा हम अपना करने लगे हैं वो हमारे पास ये है 2.5 का डाटा जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 के मुताबिक हो रहा है। उसमें हम लोगों ने क्या सॉल्व करना है, मीन, मीडियन एंड मॉड सॉल्व करना है। ये है 3.4, एक्सरसाइज 3.4 है, ये उसका डाटा है। उसमें से हमने अब 2.5 का डाटा लेके इसको सॉल्व करना है। और सबसे पहले ये देखा जाए कि ये नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज़ हैं। जब भी डाटा आपको नंबर्स की फॉर्म में होगा, चाहे नंबर ऑफ़ पेटल्स की फॉर्म में हो, नंबर ऑफ़ हॉर्सेस की फॉर्म में हो, नंबर ऑफ़ पेयर्स की, शूज़ पेयर्स की फॉर्म में हो, लेकिन साथ आपके वो उसकी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल हो, तो वो एक तरह का डाटा जो होता है अनग्रुप्ड ही होता है। क्योंकि नंबर ऑफ़ एक्स यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ की कभी भी हम CB को सॉल्व नहीं कर सकते, चूँकि ये फ्रीक्वेंसी है। इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, एक्स का ग्रुप डाटा ही होगा, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। और मॉड सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे FM यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है, तो 6 के बिल्कुल सामने हमारे पास नंबर ऑफ़ रोटन पोटैटोज़ कितने हैं, 1, तो ये हमारा मॉड होगा। ये डाटा सिर्फ उसी के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर नंबर्स की बात आती है, क्योंकि कभी भी ग्रुप डाटा नंबर्स की फॉर्म में डाटा अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पर हमेशा आपको क्या होंगी, क्लासेस, और क्लासेस की वजह से इनके दरमियान फ़र्क भी, इनकी क्लासेस भी नहीं बन सकती, यानी कि क्लास बाउंड्रीज़ नहीं बन सकती। इसलिए हमने इसके लिए ये ग्रुप डाटा ही कंसिडर होगा, लेकिन आप इसके डाटा को डिफरेंट फार्मूला लगाएंगे। अब देखें, मीन सॉल्व करने के लिए आप FX को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इधर आपके पास जो मीन का फार्मूला है वो क्या आ रहा है, मीन इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू सम FX डिवाइडेड बाय सम
एफ़, ये आपने फार्मूला यूज़ करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करने की ज़रूरत है, एफ़ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप इन दोनों का क्या लेंगे, टोटल लेंगे। तो 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 4 को 2 से करेंगे तो 8, फिर 4 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। अब आप इसका क्या लोगे, टोटल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आता है, हमारे पास अगर इसका आंसर कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास इसका आंसर आता है 6 + 8 + 12 + 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 30। हम यहाँ पे पुट क्या कर देंगे, 30 पुट कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 30। और चूंकि हमारे पास सम एफ़ है, अब हमने सम एफ़ का टोटल करना है तो यहाँ पे हम सम एफ़ का टोटल क्या करेंगे, ये देखिए 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 1 15 और 5 कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे 20 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 20 पुट कर देंगे। 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2। ये हमारे पास क्या है, मीन का आंसर है। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, अगर पॉइंट में करोगे तो 1.5 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बात की जाती है कि अब हमने सॉल्व करना है मीडियन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी CF बनानी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप उसकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को काउंट करोगे। किस तरीके से, जब भी हम मीडियन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, n/2 करते हैं। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं ना, n/2 करके। तो आप लोगों ने यहाँ पे n/2 हम किस लिए यूज़ करते हैं, ग्रुप डाटा के लिए। क्यों यूज़ करते हैं, ग्रुप डाटा की क्लासेस फाइंड के लिए। लेकिन यहाँ पे हम ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला लगाएंगे, सम एफ +1 / 2 आएगा यहाँ पे। फिर आप लोग इसकी वैल्यूज़ चेक करोगे कि कहाँ पे लाई। अब सम एफ है तो सम एफ हमारे पास कितना है, 20, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21। अब ये देखें, इस 21 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.5। ठीक है, तकरीबन हम अप्रॉक्सीमेटली इसको कह देते हैं कि ये है 11। अब हम इसकी CF बनाएंगे। CF किस तरह बनती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो F से बनती है। पहली वैल्यू हमेशा एज इट रहती है। 6 के अंदर 5 हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11, और 11 में हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। 15 में हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19, और 19 में हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20। हमेशा सम एफ़ का जो टोटल होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट कॉलम का टोटल होता है। यहाँ से पता चलता है कि हमने बिल्कुल ठीक किया। अब चूँकि हमारी मीडियन की वैल्यू क्या आ रही थी, 11, तो 11 वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे लाई करती है 11। तो इसके सामने नंबर ऑफ़ रोटन पोटैटोज़ की क्या वैल्यू है, 1। इसलिए हमारा मीडियन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हम लिख सकते हैं कि हमारा जो मीडियन है वो इक्वल है 1। ये आपने फार्मूला तब लगाना है जब आपके पास नंबर्स की फॉर्म में डाटा अवेलेबल, जो क्लासेस की फॉर्म में अवेलेबल होगा तब आप ग्रुप डाटा के फार्मूला लगाओगे। ये वाला डिस्क्रीट का ग्रुप डाटा का फार्मूला है जब आपके पास डाटा नंबर्स की फॉर्म में होता है। अब बात आती है मॉड में आपने सबसे पहले देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जिसे हम FM का नाम देंगे। तो FM 6 है, इसके सामने नंबर ऑफ़ रोटन पोटैटोज़ कितने हैं, 1। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो मॉड है वो भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।